वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव काद्यान मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा आज हम अपने अगले चैप्टर की ओर अग्रसर हैं हमारे रिवीजन शेड्यूल में। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर बेटा? तो बेटा इस चैप्टर को हम दो तीन ढंग से पढ़ेंगे। एक तो पेपर में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे वहां हमारा फोकस होगा बेटा। सेकंड हमारा फोकस होगा कैलकुलेशन कैसे करनी है और स्टेटमेंट से डायग्राम कैसे बनेंगे। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है बेटा? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। शुरुआत हम करते हैं बेसिक चीजों से। जैसे कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बेटा, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन है। डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी। अगर हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बेटा, ये भी आपको पता है। यहां पर एक चीज मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड अभी बता देता हूं आपको। जब हम देख रहे हैं तो हमने जब ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की है तो आपके जो ये एंगल बनेंगे, आई होप आप इतना तो समझते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो अगर मैं चाहूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को इन पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल की वजह से हम डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो एलिवेशन और डिप्रेशन में ये कन्वर्ट करने के लिए 2 पैरेलल लाइन और बीच में एक ट्रांसवर्सल होनी जरूरी है, इसका ध्यान करना। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब आप इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दोनों की डेफिनेशन में एक वर्ड कॉमन है बेटा। यहां पर भी लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट और यहां पर भी आपको मिलेगा लाइन ऑफ साइट, ये रहा बेटा, समझिएगा दोनों में है बेटा। अब एलिवेशन डिप्रेशन वैसे प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको लाइन ऑफ साइट के लिए मैंने एक सेपरेट बॉक्स छोड़ रखा है और इसकी मैंने अभी डेफिनेशन में अभी लिखूंगा बेटा। और इस पे फोकस करना, क्योंकि वाइवा में ना टीचर पूछते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है, बच्चा ये डायग्राम बना के लाइन ऑफ साइट के नाम पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बेटा? तो देखिए मैं अभी लिखता हूं यहां पर लाइन ऑफ साइट का कंसेप्ट क्या है। तो बेटा जैसा कि अब आपको यहां पर एक लाइन दिखाई दे रही होगी लाइन ऑफ साइट के बारे में, क्या डेफिनेशन है इसकी, जरा ध्यान से सुनना। इट इज द लाइन। भाई लाइन ऑफ साइट तो ऑब्वियसली बात है, लाइन तो होगी होगी। अब इस लाइन के बारे में कहा क्या गया है, ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ध्यान से समझना, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब अगर इस पॉइंट से देख रहे हैं तो यही आई मानी जाएगी। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन में ना ये कहेगा वो कि ये एक पर्सन की हाइट इतनी है और यहां से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये पॉइंट उसकी क्या मानी जाएगी, आई। समझना बेटा? तो इट विल डिपेंड कि आई यहां है तो ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। अगर हम पॉइंट से ही देख रहे हैं तो जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ साइट बेटा। तो सबसे पहली बात कहां से देख रहे हैं, इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जहां से देखा जा रहा है। और आगे क्या बोला इसने, टू द पॉइंट, किस पॉइंट तक देखा जा रहा है, इन दी ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा फोकस है, जो हमारा एम है। जैसे अगर मैं यहां से यहां देख रहा हूं तो ये ऑब्जर्वर की आई मानी जाएगी और यहां से यहां देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट मानी जाएगी। ऐसे ही ये लाइन ऑफ साइट मानी जाएगी। ठीक है बेटा? तो इसमें जो बेसिक 3 चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक है लाइन ऑफ साइट बेटा। ठीक है? अब हम आगे की बढ़ते हैं। अब बेटा आप यूं कहेंगे सर ऐसा तो शायद हमने नहीं पढ़ा जो मैं आपको अब यहां लिखने जा रहा हूं, ये जो पेज है। आप कहेंगे सर ये क्या है बेटा, ये बेसिकली है क्या कि जब हम गवर्नमेंट एग्जाम्स में या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करने की ना एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे हो जाते हैं। और 10th में कोई बच्चा कहे सर इनका क्या रोल है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं बेटा। 10th में ये जो रिजल्ट्स होंगे ना हमें वेरिफिकेशन में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद आप इन रिजल्ट से ना बहुत जल्दी वेरिफिकेशन कर पाओगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आई विल टेल यू। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, 30, 45, 60। आपको 3 रिजल्ट समझने हैं। 30 के अकॉर्डिंग मैंने यहां लिखा 1, यहां लिखा √3 और यहां मैंने क्या लिखा 2। एग्जाम्पल, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3/1। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेटा। 45 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 1, 1 एंड √2।
ठीक है बेटा, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1/1 1 ऐसे। और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, √3 1 एंड 2। तो बेटा अगर आप इन रिजल्ट्स को ध्यान रख पाएंगे तो अब इन रिजल्ट्स का ना महत्व समझना कि इनका फायदा क्या मिलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी ये लेंथ 100 मीटर है, अगर ये गिवन हो और हमसे वो ये दोनों लेंथ पूछ रहा है BC और AC, तो बेटा 30 डिग्री का मतलब ये जो 1 है, अगर आप इस 1 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये इसके कितने टाइम्स है, √3 टाइम्स। तो अगर ये 100 है तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, 100√3 आएगी। बेटा समझना, ये 1 के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है, ये है 2 टाइम्स। तो अगर ये 100 है तो ये लेंथ कितनी आएगी, 200 मीटर आएगी। बेटा समझिए, तो इन रिजल्ट्स का ये महत्व है। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाऊं, जैसे ये आप इसको देख लीजिए या इसको देख लीजिए, अगर 60 डिग्री है और मैं आपसे कहूं कि ये लेंथ हमारी 50 मीटर है, समझिएगा बेटा। अब यहां से अगर मैं यहां पहुंच रहा हूं तो मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए √3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो सिमिलरली यहां अगर मैं पहुंचूं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50/√3 मीटर। ठीक है बेटा। और अगर आप यहां से यहां पहुंचे तो यहां से यहां आने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बच्चों को, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। आप एक काम कीजिए ना, आप यहां से यहां आ जाइए, ये इसका क्या है, डबल। अगर ये आप इसका डबल करेंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 100/√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये वेरिफिकेशन में हेल्प करेगी और 10th के बाद जब आपको एग्जाम देंगे तो वहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगी, जो कि हमने रेगुलर क्लासेस में की भी थी। आगे बढ़ते हैं। तो इनके बाद अब जो हमारी पहली टाइप आएगी, टाइप नंबर 1, उसका एक क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा बेटा। वैसे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते थे, ये शायद 100√3 है और ये जो डिनोमिनेटर है ये 100 है। अगर मैं ये डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई करूं, ये रहा बेटा, √3 को अगर मैं इस वैल्यू को, इस लेंथ को अगर मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा। अगर आप इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब ये हमारा पोर्शन आया है √3 से डिवाइड करके, और अगर ये डिवाइड करके आया है तो इसका मतलब ये जो एंगल है क्या है, ये 60 डिग्री। ये रहा बेटा। तो इन रिजल्ट से आपको एमसीक्यूज करने में भी हेल्प मिलेगी बेटा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, ये रहा बेटा, ये 100√3 है, ये 100 है, √3 से डिवाइड करके आएंगे तो आंसर विल बी 60 डिग्री। और अगर कोई यूं कहे सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वेरी इजी, आप यहां पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, राइट एंगल एट A, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, 100√3, और थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है, 100। कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा, √3। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो दैट मींस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बेटा। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम आउट करने हैं और वो रिजल्ट्स यूज में कैसे लाने हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना आपको सबसे पहले मिलेगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 बेटा। जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है, ये बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आप यहां पर देख सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर बेटा, इन 1 मार्क्स क्वेश्चन का ना ये छोटी सी समझ है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं छोटे क्वेश्चन से, डायग्राम कैसे बनते हैं। मैं आपको इसमें अलग अलग फेज में लेके चलूंगा। पहले डायग्राम बना रहे हैं, अगर डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी हम दोबारा से फिर सीखेंगे डायग्राम बनाने, हम बीच में कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। देखना बेटा कैसे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, ये सारे क्वेश्चन करने के तरीके क्या है और पेपर में फेवरेट क्वेश्चन कैसे बनता है। पेपर में फेवरेट क्वेश्चन बनता है बेटा शैडो का। बी क्लियर, शैडो जब भी आपको देखनी हो, अगर आपके पास इस वर्टिकल की या किसी भी चीज की शैडो देखनी है आपको, समझिएगा, तो जो इसका बॉटम है, जो इसका फुट है, शैडो हमेशा फुट से कनेक्ट होती है। ये सबसे पहले याद रखना। इसने क्या लिखा बेटा, पढ़ के देखना। इसने लिखा एक वर्टिकल पोल है बेटा, इसने स्पेशली नाम दिया वर्टिकल। रीजन समझना, क्योंकि पोल तिरछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा सीधे हो। तो इसने वर्टिकल पोल बोला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये टावर लिखेगा तो टावर के साथ जनरली ये वर्टिकल शब्द यूज नहीं करेगा, क्योंकि जनरली जो बिल्डिंग्स होती है, टावर होती है, वो वर्टिकल होती है, नो डाउट। लेकिन अगर पोल है तो ये वर्टिकल यूज कर रहा है। इसने बोला एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। लो बेटा, बिल्कुल आसान है। ये एक पोल है, मैंने इसका नाम क्या रखा, AB, एंड दैट इज 6 मीटर ऑफ हाइट। हैज ए शैडो। अब बेटा शैडो कहां से बनेगी, फुट से। ये इसका फुट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो यहां से इसकी क्या बन गई, शैडो। शैडो की लेंथ कितनी है, 2√3 मीटर। दैट मींस ये जो लेंथ है ये कितनी है,
2√3 मीटर। इसका नाम हमने सी रख लिया, और अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लीजिए बेटा। और ये हमारी क्या बन गई, वर्टिकल थी तो राइट एंगल ट्राइंगल। और उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप देख सकते हैं ये हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये क्या है, थीटा। अभी हम पिछले पेज पे करके आए हैं, तो अगर आप इसको डायरेक्ट करें, तो मैं अगर डायरेक्ट बताऊं 6 को अगर मुझे यहां पहुंचाना है तो आपने इसको किससे डिवाइड किया होगा, समझिएगा। 6 को अगर आप √3 से डिवाइड कर दें, करके देखना बेटा, 6 डिवाइडेड बाई √3, जो ये ऊपर 6 है क्या मैं इसको 3 into 2 लिख सकता हूं, ये रहा बेटा। ये जो ऊपर 3 है क्या मैं इसको √3 into √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये रहा बेटा। तो √3 से √3 कैंसिल और क्या आ गया, 2√3, ये रहा बेटा, इट इज 2√3। तो अगर आप इस क्वेश्चन को उस हिसाब से लेंगे तो आप क्लियर बताएंगे, √3 से डिवाइड किया है, एंगल विल बी 60 डिग्री। और करने का तरीका वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, परपेंडिकुलर बाय बेस, और आप ये लिखेंगे 6/2√3, और इसको सोल्व करके कितना आ रहा है, ये आया बेटा, अच्छा 6/2√3 था बेटा, यहां 2 और आना था, तो मैंने मिस कर दिया। अगर यहां पर 2 भी होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगी, और ये सारी लेंथ क्या आएगी, √3, ठीक है। चले जी, तो ये √3 है, तो tan थीटा की वैल्यू √3 है, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी शैडो का क्वेश्चन है, ऐसे ही 1-2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं जी। अब अगले पेज पे जो आपको हेडिंग दिखेगा बेटा, थोड़ा सा इसका ध्यान करना, ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट, देखना बेटा एक बार। तो बेटा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हाउ टू कैलकुलेट। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके एक बार हम पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम चलेंगे स्टेटमेंट पे, और उसके लिए भी हम बैक रिवर्स दोनों मेथड यूज करेंगे, फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। देखना बेटा कैसे इसकी कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है। जब भी आपको इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करनी हो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, आपको एंगल से भी आइडिया हो जाएगा। आपको यहां पर कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 45 और एक 60, 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। बड़ा आसान है, आपको यहां पर यह दिखेगा सिर्फ राइट एंगल एक ही पॉइंट पे है, किस पे, सी पे, तो दोनों ट्रायंगल सी से कनेक्ट होनी चाहिए। एक ट्रायंगल आपको दिखेगी ए सी डी, और एक दिखेगी बी सी डी, ऐसे ही है ना बेटा। तो अगर हम लिखें ऐसे इन ट्राइंगल बीसीडी, और एक बार हम ये लिखें इन राइट एंगल ट्राइंगल एसीडी, चलिए बेटा। तो हमें क्या करना है, अगर मैं बीसीडी लेता हूं तो आपको दिख रहा है ये क्या है, बीसी अपॉन डीसी, और बेटा ये बन गया टेंजेंट, क्लियर, परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल कितना है इस ट्राइंगल में, 45 डिग्री, एंड यू ऑल नो tan 45 इज 1, बीसी कितना है h, और डीसी कितना है 30। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 30 मीटर, ठीक है बेटा। हम आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, पहचानना कैसे है, प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है बेटा। तो ये तो हुआ बेटा एक। अब आइए दूसरी ट्राइंगल पे, जो दूसरी ट्राइंगल है एसीडी, उसमें हम क्या लेंगे, AC दिस वन डिवाइडेड बाय DC, और फिर से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 डिग्री। और आपको ध्यान होगा मैंने उस टाइम भी कहा था, जनरली आपको tan की वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, tan 30, tan 45, tan 60, इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए जनरली, एक्सेप्शंस में भी देगा। AC की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, दिस इज H एंड दिस इज X, सो दिस विल बी रिटन एज H प्लस X अपॉन DC, DC इज 30 एंड इक्वल टू tan 60 दैट इज √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, H प्लस X की वैल्यू क्या आ गई, 30√3। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट इक्वेशन H की वैल्यू आ रखी है 30 मीटर, तो बेटा हम यहां पर H की जगह रख देंगे 30 मीटर। और जब हम ये रखेंगे तो सिर्फ रखना नहीं है, आपको रीजन भी बताना है कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो 30√3, और ये 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। वैसे तो ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी दिखानी हो, तो 30 कॉमन एंड इट इज √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज द आंसर। ये x की वैल्यू हो और ये h की वैल्यू है बेटा,
ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लियर रहा होगा। आपको दो एंगल दिख रहे थे, एक 45 और एक 60, उनके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन की। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, जिसमें कि आप देख सकते हैं, आपको शायद यहां पर ये हाइट नहीं दिख रही है, इसकी हाइट h। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ट्राइंगल की नेमिंग कर लीजिएगा, ए बी, इट इज सी एंड इट इज डी। ठीक है बेटा, तो अगर हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले 90 डिग्री देखिएगा, और यहां पर आपको जो 90 डिग्री है वो दिखाई दे रहा है बी पे, और तो कहीं 90 है नहीं, तो बी जरूर लेना है। तो इसके हिसाब से एक ट्राइंगल तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और एक लेंगे ए बी एंड डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है बेटा, फिर से ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, क्या बनेगा, ए बी बाय बी सी एंड इक्वल टू टेंजेंट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है h, बी सी की कितनी है बेटा x, और इक्वल टू tan 60 इज √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, √3x। अब बेटा एक बात समझना, मेरा ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमने सिंपल जानबूझ के क्यों किया, ताकि मैं डायरेक्टली पहले ही ट्राइंगल से आपको लगे वैल्यू आ गई, बड़ी अच्छी बात है। फिर यहां मैंने जानबूझ के ऐसा किया जब आपको यूं लगेगा सर ये कैसी वैल्यू आ गई, क्योंकि यहां पे h क्लियर है 30 मीटर है, यहां h आ गया √3x। कोई बात नहीं बेटा, लेट इट बी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम बढ़िए दूसरी ट्राइंगल पे, दूसरी ट्राइंगल है ए बी एंड डी। तो एबीडी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए बी दिस वन डिवाइडेड बाय कंप्लीट डी बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगेन टेंजेंट एंड एंगल इज 30 डिग्री। वैल्यू पुट करें बेटा, ए बी की वैल्यू h, डी बी की वैल्यू क्या बनेगी 60, ये कंप्लीट लेंथ, ये क्या हो जाएगी 60 प्लस x मीटर। तो यहां क्या आ जाएगा 60 प्लस x एंड tan 30 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो √3h किसके इक्वल आ गया 60 प्लस x। अब ये वैल्यू आपकी जो h की आई थी, इस वैल्यू को निकाल के आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। h की जगह हम रखेंगे क्या, √3x एंड इक्वल टू 60 प्लस x। सो 3x इक्वल टू 60 प्लस x, इट विल बी 2x इक्वल टू 60, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 मीटर। देखना बेटा इस चीज को ध्यान से, x की वैल्यू आ गई हमारी 30 मीटर। यहां पर जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमें यहां पर बताना पड़ेगा कि यूजिंग फर्स्ट हमने ये रिजल्ट को यहां यूज किया है। x की वैल्यू आने के बाद अगर मैं इसको यहां वापस पुट कर दूं तो यहां से जो मेरी h की वैल्यू आएगी दैट विल बी 30√3 मीटर। तो पहले बेटा हमने दो क्वेश्चन किए, दोनों बड़े सिंपल थे। इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी, यहां पर वैल्यू नहीं आई, यहां पर रिलेशन आया था h और x के बीच में, और उस रिलेशन को हमने फर्दर यूज किया। क्लियर बेटा। अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट की बात करूंगा जो कि हमने सारा साल किया भी है, आपने भी काफी किया होगा। समझना, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर किसी चीज की हाइट देख रहा हूं तो वहां पर जितना मैं उसके पास जाऊंगा मेरी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी और हमारा एंगल बड़ा बनेगा, जितना मैं उससे दूर जाऊंगा मेरी गर्दन नीचे की तरफ आती चली जाएगी, एंगल छोटा बनेगा। जितना मैं इस ए को देखने के लिए पहले मैं यहां खड़ा था, एंगल बना 30 डिग्री, और जब मैं आगे की तरफ गया तो गर्दन और ऊपर जाएगी और एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। इस कंसेप्ट को हम आगे यूज करेंगे एरोप्लेन के क्वेश्चन में, तो इस कंसेप्ट पे हम ध्यान करेंगे बेटा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखेगा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको करने के लिए मैंने आपको जो भी अप्रोच बताई थी, स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे, क्वेश्चंस भी हम बनाएंगे, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखना बेटा, इनको मैं हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूं थोड़ी सी अप्रोच अलग मिलेगी बेटा रूटीन क्लासेस से। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो आपको ये देख के ध्यान आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, और क्लाउड वाला जो क्वेश्चन है वो यूं साथ में एक वर्ड आपको और ध्यान आया होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द वाटर। ठीक है बेटा। तो अब इस डायग्राम को देख के सबसे पहले तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां पर ना एक गलती है, एक कमी है, अगर आप वो पहचाने तो जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है वो पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे बेटा, ध्यान देना, यहां से वाटर लेवल शुरू है, ये यहां से, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा जी ये वाटर लेवल है, चलो जी बड़ी अच्छी बात।
इसमें खास बात क्या थी, जितनी वाटर लेवल से हाइट ऊपर है उसकी रिफ्लेक्शन की भी उतनी ही हाइट लेनी है। अगर मैं यहां से और इस हाइट को बोलूं जितनी हाइट इससे ऊपर है x और 20, तो ये जो हाइट है दिस इज x प्लस 20 मीटर, यह है बेटा। तो इतनी ही हाइट आपको नीचे लेनी है, ये नीचे, ये थोड़ा सा आपको कम ज्यादा दिख रही होगी बेटा, लेकिन ये बराबर मान के चलनी है x प्लस 20, और यहां ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं आप इस लेंथ को देखेंगे तो यहां ना ये 2 लिखा हुआ है, ये एरर है बेटा, यहां 20 था, ये 0 इसका मिसिंग है। तो इट इज x प्लस 20 एंड अगेन इट इज x प्लस 20। पहली चीज जो आपको ध्यान करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और चीज, यहां पर एक आपको एंगल ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री जो है, और ये एंगल आपको नीचे दिख रहा है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा भी है बेटा इस क्वेश्चन में, बड़ी अच्छी बात बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, हम पहले डायग्राम से इसकी स्टेटमेंट लिखवाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, फिर स्टेटमेंट से डायग्राम कैसे बनेंगे फिर हम वो काम करेंगे। कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूं, क्लाउड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाद में कैलकुलेशन। ध्यान से सुनना बेटा, ये वाटर लेवल है, आपको क्या पढ़ाया था, लाइन ऑफ साइट, जहां से एंगल बन रहा है जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। ये हमारा यहां क्लाउड है बेटा, दिस इज द क्लाउड, ये रहा, दिस इज द क्लाउड, ये मेरा पॉइंट है जहां से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, और यहां पर कोई हाइट दिख रही है, ये हाइट दिख रही है 20 मीटर, ठीक है बेटा। अब इसको अगर मुझे अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना हो तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट, देखना बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मैंने लिखा वाटर के सरफेस से 20 मीटर ऊपर, दिस वन, ये जो 20 मीटर है 20 मीटर ऊपर, ये पानी का सरफेस है यहां, इससे 20 मीटर ऊपर, उस पॉइंट से एंगल कहां गया, ऊपर की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। अब एलिवेशन तो हमने बता दिया, अब कहां बन रहा है एंगल, वहां से क्लाउड पे, तो टू दी क्लाउड, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, इज 30 डिग्री, मेरा बेटा समझिए। अब यहां पर मैं आपको 2-3 शब्द बोल रहा हूं जिन पे आपको फोकस करना है। जो पहला काम का शब्द है वो है फ्रॉम, कहां से एंगल बन रहा है, कहां पर एंगल बन रहा है, और कौन सा एंगल बन रहा है। कहां से एंगल बन रहा है, अगर मैं इसको यहां लिखूं, कहां से एंगल बन रहा है, कहां पर एंगल बन रहा है, और कौन सा एंगल बन रहा है, एलिवेशन या डिप्रेशन। अगर आपने ये 3 शब्द पकड़ लिए तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस के डायग्राम बना लोगे विद योर नॉलेज ऑफ कॉमन सेंस। कहां से के लिए आपको फ्रॉम का ध्यान करना है, कहां पर आपको टू का ध्यान करना है या ऑन का ध्यान करना है, और यहां पर आपसे वो कहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम इन 3 शब्दों का ध्यान करेंगे, ध्यान करना, अभी अगली स्लाइड में हम शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने अभी सिर्फ ऊपर वाली बात बताई, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड टू द क्लाउड, क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे दूसरे एंगल की, दूसरा एंगल भी उसी पॉइंट से बन रहा है बेटा, समझिएगा, और कौन सा एंगल बन रहा है, डिप्रेशन। चलिए जी लिखते हैं जी, देखना जी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मैंने बोल दिया फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान करना बेटा, अब इस बार एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, सेम पॉइंट से एंगल नीचे की तरफ आ रहा है, कहां से चला, उसी पॉइंट से, ये रहा बेटा फ्रॉम, कहां पर चला और कौन सा एंगल चला। अब यहां पर मैंने आपको 2 चीज बता दी, एक बता दिया फ्रॉम, कहां से हमारा एंगल पॉइंट एंगल चला, कौन सा एंगल चला, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लो जी, फ्रॉम हो गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, बच क्या गया, कहां पर एंगल बन रहा है। एंगल कहां बन रहा है बेटा, ये रहा यहां पर। अब ये क्या है, ये इस क्लाउड की क्या है, रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ किसकी, द क्लाउड। अच्छा जी, एक मिनट बेटा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, बेटा यहां एक वर्ड रह गया, कौन सा, रिफ्लेक्शन, यहां वर्ड रह गया बेटा रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। ठीक है बेटा, और रिफ्लेक्शन कहां बन रही है? इन द वाटर। अब आपके ना ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए बेटा। ये रहा, कहां से बना, कहां पर बना और कौन सा एंगल बना जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड इन द वाटर, और एंगल कितना बना? इज 60 डिग्री। ये रहा बेटा। मैं दोबारा से अगर उन शब्दों पे फोकस करूं, ये रहा, कहां से बना, कौन सा एंगल बना और कहां बना। ये रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द वाटर बेटा, दिस वन बेटा। तो ये जो क्लाउड का क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन पे स्पेशली फोकस करना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज तो ये जितनी हाइट ऊपर है उतनी ही नीचे भी रहेगी, और उसके बाद इस टाइप की आपको लैंग्वेज मिलेगी। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं बेटा। लेट्स सी, क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल पकड़नी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रही, और अगर मैं दूसरी देखूं तो ये रही। और अगर आप चाहें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल। उसकी वजह से अगर ये एंगल यहां 60 डिग्री है, इसको भी आप 60 डिग्री ले सकते हैं। अब आपके पास जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये रही बेटा। ट्राइंगल का नेम क्या बनेगा? ADC। तो हम यहां पहले ही लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ADC। ठीक है बेटा। अब इस ट्राइंगल में आपने क्या देखा? CD अपॉन AD, और आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी बात कर रहा है? वो टेंजेंट, एंड एंगल इज 30 डिग्री। चलिए जी, वैल्यू पुट कर दीजिए। CD की वैल्यू क्या है? X, और इसकी वैल्यू है नहीं। एक काम करो सर, इसकी वैल्यू मैं Y मान लेता हूं, CD की लेंथ। तो ये बन गया बेटा X अपॉन Y, एंड 1030 इज 1/√3। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहां से Y की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी? √3x। अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, जहां पर रिलेशन आया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। एक एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास अभी नहीं आई है। तो ये हुआ बेटा हमारा एक काम दिस में। तो यहां पर अब हम पार्टीशन कर देते हैं। अब आइए दूसरी ट्राइंगल। बेटा दो एंगल हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो ट्राइंगल बनेंगे। अब जो दूसरी ट्राइंगल आप लेंगे वो या तो ले लीजिए ADE, और या इसका यहां पर एक नाम मैंने P दिखा दिया, APE, जो आपको आसान लगे। वैसे ज्यादातर बच्चों को एंगल ऑफ एलिवेशन आसान लगता है, तो मैंने लिख दिया APE। ये रहा APE, दिस इज 90 डिग्री। तो यहां से अगर मैं देखूं बेटा, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ध्यान करना। ये x है, ये 20 है, तो ये x प्लस 20 है, तो ये भी x प्लस 20 बनेगा। लेकिन मेरा फोकस कहां है? मुझे ये टोटल लेंथ चाहिए यहां से यहां तक, क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता तो मुझे क्या लेना था? DE, और अब DE खुद किसके इक्वल है? DE इक्वल टू AP। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो लेंथ बनेगी 20 और x प्लस 20, ये टोटल लेंथ क्या बन गई? x प्लस 40। तो यहां पर भी अगर मुझे ये टोटल लेंथ चाहिए, दिस टोटल लेंथ, तो दिस विल बी x प्लस 40 मीटर। ठीक है बेटा, दिस इज x प्लस 40, x प्लस 40 मीटर। ठीक है बेटा। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो हम क्या लेंगे? AP अपॉन PE, और AP अपॉन PE फिर से क्या बनेगा? टेंजेंट 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। AP की वैल्यू कितनी है? x प्लस 40, और PE की वैल्यू, अब बेटा अगर ये लेंथ और मैं इस लेंथ को देखूं तो आपको ये सेम दिखेगी। इसको हमने y अज्यूम किया, तो ये भी y ले लीजिए, और इक्वल टू 1060 इज √3। अब बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन किस दिशा में जाएगा? देखना बेटा, x प्लस 40 की मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगी, और इक्वल टू √3 की किससे होगी बेटा? y से। आई होप क्लियर चल रहा है ईच एंड एवरीथिंग बेटा। आगे बढ़िए। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए बेटा, यूजिंग द फर्स्ट वन। कैसे पुट करेंगे आप? y की वैल्यू है √3x, तो इस y की जगह √3 और इंटू y की वैल्यू क्या है? √3x, और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब एज इट इज। रीजन देना पड़ेगा बेटा, वरना टीचर को पता नहीं चलेगा। और इसको हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट बेटा। क्लियर बेटा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। इट इज x प्लस 40 एंड दिस इज 3x। x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 40, और यहां से जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 20 मीटर। क्लियर बेटा, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। लेकिन मुझे तो y भी निकालना था। इस x की वैल्यू को उठा के अगर हम पुट करेंगे इन फर्स्ट y में, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां 20 पुट करेंगे, 20 इंटू √3, y की वैल्यू आ गई बेटा 20 इंटू √3 मीटर।
अब इतना करने के बाद भी बच्चा जो फाइनल आंसर होता है उसमें गड़बड़ कर देता है। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी हमने ये तो लिखा ही नहीं, पूछा क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछता है उसका ध्यान करना। हमसे वो ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। वैसे पूछ वो और चीजें भी सकता है बेटा, इट विल डिपेंड। अगर केस स्टडी बनती है तो वो 2-3 केस बना सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लाउड की हाइट बतानी है, तो क्लाउड की हाइट हम यहां से बताएंगे पानी से ऊपर। ये x है और ये 20 है, तो इसका मतलब जो ये हाइट है हमारी कितनी आएगी? x प्लस 20। तो फाइनली जो आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं बेटा स्पेस में, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हमारी जो हाइट आएगी क्लाउड की वो क्या आएगी बेटा? x प्लस 20, और x की वैल्यू खुद कितनी आई है? 20। सो 20 प्लस 20, और जो हमारी फाइनली हाइट आएगी वो क्या आएगी? 40 मीटर। मैंने क्या किया, ये जो x की वैल्यू आई थी, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दिया 20 प्लस 20, और जो हमारी हाइट है क्लाउड की वो आ गई बेटा 40 मीटर। ठीक है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं बेटा इस क्वेश्चन में हमें समय लगा है। क्लाउड का क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, थोड़ा सा ध्यान करना। स्टैंडर्ड बच्चे, जो हमारे बेसिक वाले बच्चे रहेंगे, उसको मेन फोकस तो पहले एनसीईआरटी पे करना है बेटा, बाहर के क्वेश्चंस पे नहीं करना बेटा। ठीक है बेटा? आई होप एंजॉय कर रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने आपको ये 2 कैलकुलेशन करनी सिखाई, हाउ टू कैलकुलेट, और ये क्लाउड का क्वेश्चन जिसकी हमने लैंग्वेज कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट कैसे होती है, कैलकुलेशंस कैसे होती है, और स्पेशल क्वेश्चन जितनी हाइट पानी से ऊपर है उतनी ही हाइट उसकी रिफ्लेक्शन की पानी से नीचे, पानी के अंदर भी लेनी है। नीचे नहीं कहेंगे, पानी के अंदर बोलेंगे बेटा। क्लियर बेटा? चलिए शाबाश। अब हम आते हैं बेटा हमारी अगली टाइप की तरफ, और जो हमारी अगली टाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 बेटा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये भी ना एक स्पेशल क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, वैसे तो हेडिंग भी आपको गिवन है, बेस्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है? टाइम टेकन बाय द, जो भी ये लिखा हुआ है, हमारा मेन फोकस किस पे है? टाइम। हमें यहां टाइम निकालना है, और यहां मुझे क्या निकालनी है? स्पीड। समझिएगा। तो फॉर्मूला तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको पता है, जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम के केस में यहां हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर हम यहां पर स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो बेसिक सी चीज है बेटा, इसके लिए तो इतना कोई हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन स्पीड का, एक क्वेश्चन टाइम का। ध्यान करना बेटा, ये चैप्टर बड़े काम का चैप्टर है, ये भी आता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। एक बार आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो बेटा आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। अब इस क्वेश्चन का पहले हम डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा बेटा। इसने बोला ए मैन ऑन ए क्लिफ। क्लिफ होता है किसी पहाड़ की चोटी, कोई भी। एक आदमी चोटी पे बैठा है और उसने एक फिशिंग ट्रोलर को देखा बेटा, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंगल बना 30 डिग्री। चलो जी लेट्स फ्रेम। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इनका यही बना लेते हैं, लो बेटा ये क्लिफ है, क्लिफ को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपके लिए पहचानना आसान हो। क्लिफ ये सी पॉइंट है, यहां से उस आदमी ने देखा तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा नीचे की तरफ, और यहां पर जब उसने देखा तो एंगल बना 30 डिग्री। बेटा अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो आपको एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है बेटा 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो बिकॉज ऑफ दीज पैरेलल लाइंस ये एंगल भी क्या बनेगा? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसने लिखा विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट, वो उस किनारे की तरफ बढ़ रहा है बेटा, इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो अगला कंसेप्ट आया बेटा वो है इंपॉर्टेंट, यहां लिखा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक जैसा, एक जैसी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये जो हमारा फिशिंग ट्रोलर है इसको शुरुआत में हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और क्लिफ को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, और इसको हम बी रख देते हैं, हमारी बीसी हमारी एक पहाड़ की चोटी बन जाएगी सी। ठीक है, और इसकी स्पीड एक जैसी है। चलें जी, अब आगे इसने क्या लिखा, 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट बाद। वैसे तो उसने दे रखा है अप्रोचिंग द शोर, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको
कि अगर मैं जितना पास जाऊंगा ऊपर की तरफ मूव होगा एंगल बड़ा बनेगा, दूर जाऊंगा छोटा रहेगा। और 6 मिनट बाद ये ए पॉइंट से या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। आप एंगल से आइडिया लगा सकते हैं एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, मतलब एंगल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब इसकी हमारी पोजीशन चेंज हो गई और अब ये ए से आके कहां आ गया, डी पॉइंट पे आ गया बेटा। और इस बार जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही चलेगा बेटा, बी केयरफुल। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ही आपने दिखाना है तो यहां पर इस बार ये जो कंप्लीट एंगल है ये है 60 डिग्री, तो इसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है बेटा। और यहां से यहां आने में, ए से डी पे आने में जो उसको टाइम लगा वो उसको टाइम लगा बेटा 6 मिनट। दिस इज गिवन। क्लियर। स्पीड यूनिफॉर्म बोल रही है, स्पीड तो, और वही मुझे टाइम निकालना है किस चीज का, बाय ट्रॉलर टू रीच द शोर। हमें यह बताना है कि डी से बी पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम विल बी 3 मिनट। ठीक है बेटा, डी से बी पे जाने में इसको 3 मिनट लगेंगे। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि स्पीड एक जैसी है तो यहां से यहां की और यहां से यहां की स्पीड तो उसने बोली है यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड को हम लेट कर लेते हैं बेटा। कैसे, स्पीड को हमने मान लिया x मीटर पर मिनट और यहां पर भी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी x मीटर पर मिनट। ठीक है बेटा। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं साइड्स में, डिस्टेंस में, लेंथ में। अब ये हमारे पास स्पीड और टाइम है, क्या मैं इनसे डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये क्या बनेगा, 6 इंटू एक्स, दिस इज 6x मीटर। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी t इंटू एक्स, tx मीटर बेटा। ठीक है बेटा। अब आपको जो मेन फोकस है वो ऊपर डायग्राम पे करना है, स्पीड और टाइम पे हम बाद में फोकस करेंगे। अब हमारे पास लेंथ है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर दो ट्राइंगल ले सकते हैं, राइट एंगल। पहली ट्राइंगल आप कौन सी लेंगे बेटा, एक हम ट्राइंगल लेंगे CBD। दिस इज माई पॉइंट C, दिस इज B एंड दिस इज D। एक तो हम ये लेंगे और दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे, CB एंड E, दिस वन। अप्लाई कर दीजिए बेटा, CB डिवाइडेड बाय, हम क्या लेंगे पहले, DB, और CB बाय DB क्या बनेगा, इट विल बी टेंजेंट, एंगल इज 60 डिग्री। और बड़ी ट्राइंगल में क्या बनेगा दोबारा से, इट विल बी CB बाय AB एंड दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट 30। चलो बेटा शुरू कर दीजिए। अभी आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बढ़िए बेटा आगे। CB वैल्यू क्या है CB की, नहीं पता, कोई बात नहीं जी, इसको हम h ले लेते हैं, दिस इज h मीटर लेंथ। तो यहां h आ जाएगा। DB की लेंथ कितनी है, tx, और इक्वल टू 1060 इज √3। अब यहां पर आ जाइए CB की लेंथ, दिस वन, AB की क्या बनेगी 6x प्लस tx, और इक्वल टू 1030 इज 1/√3। ठीक है बेटा, कीजिए सोल्व बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इंटू 1 h एंड दैट इज इक्वल टू √3 tx। h की वैल्यू आ गई बेटा √3 tx। इस रिजल्ट को इस h की जगह पुट कर दीजिए बेटा। तो जब यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, √3 tx डिवाइडेड बाय 6x प्लस tx एंड इक्वल टू 1/√3। चलिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3tx, और इक्वल टू में 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस tx। अब बेटा यहां पर आपको जो आप पढ़ते थे छोटी क्लास में, आपको ध्यान आएगा tx एंड tx। ठीक है बेटा, लाइक टर्म्स है, इनको एक तरफ ले आइए, 3tx माइनस tx क्या बन जाएगा 2tx एंड इक्वल टू 6x। अगर हम 6x को भी इधर ले आए तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा, बल्कि 2x कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0, a इंटू b इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे तो इट विल बी आइदर tx इक्वल टू 0 और t माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आ गया। x क्या था बेटा, x हमारी क्या थी इसकी स्पीड। अब स्पीड क्या 0 होगी, नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 0 होगी तो ये मूव ही नहीं करेगा बेटा, एंगल ही चेंज नहीं होगा। और यहां से हमारा जो टाइम है वो क्या आ गया 3। क्लियर बेटा। और आप यहां पर भी देख सकते हैं जो टाइम दे रखा है दैट इज 3 मिनट, सो टाइम इज 3 मिनट। क्लियर बेटा। तो हमारे जो क्वेश्चन है स्पीड के, डिस्टेंस के, टाइम के, ये एक एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है।
जो एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है उस टाइप का ये क्वेश्चन है बेटा। तो उम्मीद करता हूं डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, कैसे अप्रोच कर रहा है, जो हमने बाकी बातें पढ़ी। ठीक है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, इसको अब आप खुद प्लान कीजिएगा। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस बाय क्या करना है, टाइम। मैं इसका डायग्राम आपको एक बार थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहां पर मुझे स्पीड निकालनी है। ठीक है बेटा, स्पेशली फॉर द स्टैंडर्ड एग्जाम। दोबारा से पढ़ते हैं। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। इसने लिखा अ बोट इज बीइंग रोड अवे फ्रॉम ए क्लिफ। बेटा इसको ध्यान करना इस शब्द को, अवे फ्रॉम ए क्लिफ। और वो जो क्लिफ है उसने बोला वो 150 मीटर ऊंची है। ये हमारी कोई पहाड़ी है जिसकी हाइट है बेटा 150 मीटर। ठीक है, और उसने बोला एक रो बोट जो है इससे दूर जा रही है। हमने एक काम किया बेटा, एक काम किया, ये पानी है अगर, तो बोट इनिशियल पोजीशन हमने मान ली, ये बोट है हमारी बी और ये हमारी क्लिफ सी। ये बोट इससे दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो। और बेटा जैसे ये इससे दूर जाएगी एंगल छोटा बनेगा, याद रखना, पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, तो उसने क्या लिखा, एट द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। उसने लिखा एंगल बेटा 60 से 45 हो गया। ध्यान देना बेटा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो ऊपर से जो ये एंगल आया, ये पहले जो एंगल था और जो बाद में एंगल है, उसने कहा वो 60 से 45 हो गया। पहले 60 था और अब वो 45 हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी शो कीजिए। 60 डिग्री हमारा बड़ा एंगल है, ये रहा, और हमारा 45 डिग्री ये छोटा एंगल है, ऊपर से ये रहा बेटा। क्लियर बेटा? और उसने क्या लिखा, ये सब कुछ होने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट्स। यानी यहां से यहां आने में उसने कहा जी 2 मिनट लग रहे हैं बच्चे, इट विल बी 2 मिनट। ठीक है जी, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब एक सबसे पहले इस क्वेश्चन में खास बात, जो हमें टाइम गिवन है, टाइम कहां से कहां का गिवन है, टाइम गिवन है बेटा B to D। समझिएगा, इसको मैंने ये पॉइंट ले लिया। जो टाइम पीरियड गिवन है वो B से D का गिवन है। अगर ये टाइम पीरियड B से D का गिवन है, तो ये जो D का मतलब लेंथ भी हमें किसकी लेनी है, B to D। समझिए, टाइम जो लेना है वो B से D आने का उसने बोला 2 मिनट, तो B से D की ही लेंथ लेनी है, जितना टाइम बोला है उसी के अकॉर्डिंग लेंथ लेनी है। तो मेरा फोकस इस क्वेश्चन में कहां आ गया, अगर मैं ये लेंथ पता कर लूं और इस लेंथ को मैं 2 मिनट से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर स्पीड आ जाएगी। चलो जी, बढ़ चलिए जी आगे। अब तो आपको ये सिंपल लगना चाहिए बेटा। एक लेंथ को हमने x मान लिया और एक को क्या मान लिया, y। तो y की वैल्यू निकालना आपका काम है। अब आई थिंक दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू योर ओन। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हम कौन कौन सी लेंगे, एक बार हम ट्राइंगल लेंगे CAB, और दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे बेटा, CAD। अप्लाई कर दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 150 डिवाइडेड बाय x एंड इक्वल टू 1060, दैट इज √3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू आ गई 150 बाय √3, और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो दिस विल बी 50√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, और जो दूसरी ट्राइंगल हमने ली उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 150 अपॉन दिस कंप्लीट वन, x प्लस y एंड इक्वल टू 1045 1। सो 150 इक्वल टू x प्लस y। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है, इस फर्स्ट इक्वेशन को आप यहां यूज कर दीजिए बेटा, ये रही x की वैल्यू, तो दिस विल बी 50√3 प्लस y। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ गई, 150 माइनस 50√3। यहां यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिखना मत भूलिएगा बेटा। इसको हम जरा सा और सोल्व कर लें तो 50 कॉमन आ जाएगा, वैसे तो 50√3 कॉमन आ रहा है, और ये सारा क्या आ गया, √3 माइनस 1। कुछ बच्चों को हो सकता है बेटा ये स्टेप क्लियर ना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारी जो y की वैल्यू है ये आ गई, और मुझे यहां पर y का मतलब मैंने किसकी लेंथ निकाल ली, B to D। अब इस लेंथ को हम सिर्फ टाइम से डिवाइड करेंगे और जो फाइनल कंक्लूजन बनेगा वो आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो हमने आपको स्पीड वाला क्वेश्चन करवा दिया, टाइम वाला क्वेश्चन करवा दिया, और स्पेशली एक किया क्लाउड वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये रहा जी क्लाउड वाला क्वेश्चन, जनरल कैलकुलेशन, क्लाउड वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बनानी सीखी, और टाइम का और स्पीड का क्वेश्चन।
एक ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा बेटा, यहां पर फिर से टाइम पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन। क्लियर बेटा? अब उसके बाद बेटा हमारी आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड। एक्चुअली बेटा ये सब डिपेंड करता है कि आपने सारा साल कितनी प्रैक्टिस की है, समझिएगा। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो से ये टॉपिक उतना क्लियर नहीं होता कि हम कहें कि आप सारे क्वेश्चंस फ्रेम आउट कर पाते हो, नहीं। इट विल डिपेंड आपकी इंग्लिश की कितनी समझ है, कॉमन सेंस आप कितनी यूज करते हैं और सारा साल कितनी मेहनत की है आपने। यहां पर आपको जो दो क्वेश्चन दिखेंगे बेटा, ये दोनों क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये प्लेन लिखा हुआ है और यहां पर एरोप्लेन लिखा हुआ है, समझना जी। ये दोनों एरोप्लेन के क्वेश्चन हैं। अब दोनों एरोप्लेन के हैं लेकिन दोनों में जरा सा अंतर है, और यहां हमें क्या निकालनी है, फिर से स्पीड निकालनी है, अभी हमने किया। और यहां पर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। यहां पर दो एरोप्लेन्स हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आप अपने आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। मैं सिर्फ डायग्राम में 1 मिनट आपकी हेल्प कर देता हूं बेटा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हमने जो 3 शब्द कहे थे, कहां से एंगल बन रहा है, कहां पर एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है। सबसे पहले इसने क्या लिखा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात। ऑफ कहां बन रहा है, एक प्लेन पे, और कहां से बन रहा है, एक पॉइंट ए से, और वो ए पॉइंट कहां बोला है इसने, ऑन द ग्राउंड। समझिए, ये एंगल बन रहा है, यहां से बन रहा है, यहां पर बन रहा है, और एंगल ये बन रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये आप ग्राउंड लीजिए, ये हमारा ग्राउंड है, और ग्राउंड पर इसने बोला ए पॉइंट है, और वहां से एक एरोप्लेन है, और जो इसने एंगल बोला है वो क्या बन रहा है, एंगल इज 60 डिग्री। लीजिए बेटा, एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद, ठीक है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस। अब बेटा दिमाग लगाना, ये जो यहां एरोप्लेन है, एक काम करते हैं, एरोप्लेन यहां है बेटा, ये एरोप्लेन अब बेटा किस दिशा में जाएगा, इसलिए इधर जाएगा या इधर जाएगा, कॉमन सेंस लगाना। अगर मुझे नहीं पता तो एंगल चेंज होकर कितना हो गया, 30 डिग्री। पहले 60 था, अब 30 हो गया, तो दूर जा रहा है बेटा। जितना दूर जाएगा उतना हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो हमारा जो एरोप्लेन है वो यहां आ गया बेटा, दिस इज द न्यू प्लेस ऑफ, न्यू पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन। और इसमें ये तो कहा नहीं कि एंगल कहां से बनेगा, तो कॉमन सेंस लगाना उसी पॉइंट से जहां से हमने पहले लिया है। ये रहा बेटा, यहां से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दिस वन, ये एंगल कितना बोला इसने, 30 डिग्री बेटा, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाना, उसने बोला आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, ये रहा बेटा 15 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां जाने में इसको 15 सेकंड लगे हैं। अब अगर आप इन पोजीशंस के नेम रखो, तो मैं रख रहा हूं P और Q। तो P से Q का जो टाइम पीरियड है ना, P से Q का वो टाइम पीरियड है 15 सेकंड। तो आपको P से Q की लेंथ निकालनी है और 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा, उसने मीटर पर सेकंड पूछी है, किलोमीटर पर आवर पूछी है, वो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें लेंथ भी तो कोई तो गिवन होनी चाहिए, आगे दे रखी होगी। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, बेटा प्लेन की हाइट दे रखी है, ये जो हाइट है दिस इज 1500√3 मीटर। अगर ये 1500√3 है तो ये भी लेंथ कितनी आएगी, 1500√3 मीटर, ठीक है बच्चे। इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम हमने R रख लिया और इसका S रख लिया। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आपको यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। पहले आप कौन सी लेंगे बेटा, PRA, दिस वन PR। सेकंड कौन सी लेंगे बेटा, इन ट्राइंगल QSA, दिस वन, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो इनके हिसाब से आपने यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है, मैं रिपीट कर दूं, इसका आपको टाइम डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली आप यूं कहिए कि अगर आप इस लेंथ को x मान लें और इस लेंथ को अगर आप क्या मान लें, y, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू के बाद ही तो ये टाइम यूज होगा बेटा। तो इन दोनों ट्राइंगल से कैलकुलेशन आपने करनी, x की वैल्यू निकालना, टाइम से डिवाइड करना, और आपकी स्पीड आ जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर आंसर मैच ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्पीड की यूनिट देखनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं या किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, और ये मेहनत आपको करनी है। ये जो एक क्लाउड का क्वेश्चन, सॉरी एरोप्लेन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
इसने लिखा एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई, इसने कहा एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे है। समझिएगा बेटा, ये जो एरोप्लेन की इसने ऊंचाई बोली, उसने बोली 3000 मीटर की ऊंचाई पे। बड़ी अच्छी बात। पासिस वर्टिकली, ये वर्टिकली पास हो रहा है। अब वो अनदर एरोप्लेन, एक दूसरे एरोप्लेन के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है। इसका मतलब अगर मेरा ये एक एरोप्लेन है तो जो दूसरा एरोप्लेन है वो यही कहीं है, ये पहले वाला एरोप्लेन इस पे वर्टिकली है बेटा, समझिएगा। और व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू एरोप्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसने बोला फ्रॉम कहां से बन रहा है, सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब बेटा आप एक काम करिए, ग्राउंड दिखाइए, ये रहा, और ग्राउंड पे पॉइंट ले लीजिए, ये रहा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे ये रहे, ये दोनों दे रखे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख सकते हैं 60 एंड 45, तो जो छोटा एंगल है वो 45 बनेगा, जो बड़ा एंगल है वो 60 बनेगा। ये रहा बेटा। तो अगर मैं नेमिंग प्रोसीड करूं तो इस पॉइंट को सी रख लिया और इसको क्या रख लिया, बी। नेमिंग आपको लेट करनी होती है, हाइट को जो भी नाम है टावर का, लेट ए बी द हाइट, बी सी बी द एंड सो, ये काम आपका है बेटा। तो ये 3000 है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, इनके बीच में कितनी दूरी है। इसका मतलब अगर मैं इसको h मान लूं तो जो ये नीचे वाली लेंथ है ये टोटल 3000 ये h है, दिस विल बी 3000 माइनस h मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, बिकॉज दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। और ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, x। तो दो ट्राइंगल आप दोबारा से अज्यूम कर सकते हैं। पहली ट्राइंगल कौन सी लेंगे, पी सी डी, और जो हमारी दूसरी ट्राइंगल है वो क्या लेंगे, ए सी डी। तो बेटा दोनों ट्राइंगल्स की कैलकुलेशन आपका काम है और आपको इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूं ये जो एरोप्लेन के क्वेश्चन है बेटा ये भी क्लियर हुए होंगे आपके। तो बेटा ये हमने यहां तक कर चुके हैं। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ एनसीईआरटी और कुछ रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग है बेटा। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा पाऊंगा, ये क्वेश्चंस अब आपने करने हैं। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, काफी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। क्लाउड का शॉर्टकट वेरीफाई कैसे करना है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो क्वेश्चंस है बेटा ये पीडीएफ आपके पास है, नहीं है आप मुझे डिमांड कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये जनरली कुछ वो क्वेश्चन छांटने की कोशिश की गई है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इस चैप्टर में बेटा एज सच हम इंपॉर्टेंट नहीं बता पाते। और केस स्टडी भी बनके कई बार आती है, और केस स्टडी में अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पार्ट बना रखे हैं, ऐसे ही केस स्टडी में हम 2-3 पार्ट बना सकते हैं ताकि हमारी केस स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आया होगा। वन ऑफ द मेजर टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आएगा। तो सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू क्लास।